आज की कीमत क्या है? 450 है। इतनी ज्यादा क्यों है? आजकल लोड ज़्यादा है इसलिए। इसे भी देख लो, ये कब की है? ये कल की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? फिरदौस साहब ऑफिस आए हैं क्या? जी हाँ, ऊपर चले जाएं। सैफी साहब ने आखिरकार सब कुछ अदा कर ही दिया। जी सर, ये चेक अहमदी साहब का है। ये माल शुमाल का है। रोजाना मुझे 100 बार फोन करता है। अच्छा, फिरदौस साहब, बाराती साहब आपसे मिलने आए हैं। अस्सलाम आइए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सर ये देखें, ये नहीं, सैफी का अभी है। नहीं। फिलहाल इतना काफी है, बाकी काम बाद में देखेंगे। ठीक है सर। आप बैठ जाइए, 2 कप चाय का ऑर्डर दे दें। जी सर। अच्छा बाराती साहब, सब काम हो गया? अफसोस के साथ फिरदौस साहब नहीं क्या हो सका। मतलब नहीं हो सका? इस काम में कोई परेशानी का काम तो नहीं है मेरे ख्याल में। इस मार्केट के तमाम शेयर उसके नाम करना चाहता हूँ। ये काम तो सभी लोग करते हैं, और अब मेरे काम की बारी आई तो आप कह रहे इसमें हैं कोई कि... ज्यादा परेशानी का काम नहीं है फिरदौस साहब। तो फिर आखिर क्या मसला है इसमें? आपकी मार्केट पहले ही ट्रांसफर हो चुकी है। क्या हो गई है? आपकी पूरी मार्केट, इसके सारे शेयर्स ट्रांसफर हो चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर मेरी नजर में ये काम करना कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, या शायद आप मुझे समझा नहीं पा रहे। हर चीज का कोई हिसाब किताब होता है। कब मेरी मार्केट ट्रांसफर हुई है? मैंने सारे शेयर तो एक तरफ हैं, इस मार्केट का एक शेयर भी किसी का नाम नहीं किया है अभी तक। वहां चलकर देखते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं। वकालतनामे के जरिए नाम कर दी गई है। लो भाई सुन लो, कह रहा हूं एक शेयर भी किसी का नाम नहीं किया है मैंने। किसके नाम का वकालतनामा? साबिर साहब के नाम हो चुकी है, उस वकालतनामे के जरिए जिस पर आपने दस्तखत किए थे। क्या साबिर के नाम पर? वो भी मेरे वकालतनामे के जरिए? मैंने काम करने के लिए वकालतनामा दिया था साबिर को, और वो वकालतनामा मैंने उसको इसलिए दिया था कि वो अकाउंट्स के मसले, इंश्योरेंस के मसले और तनख्वाहों के मसले हल कर सके। क्या किसी काम का वकालतनामा उसकी कोई चीज बिकवा सकता है? और हाँ सुने आप, साबिर को भी इन सब कामों से कुछ लेना देना नहीं है। उठें, उठें, वहां चलकर देखते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। फिरदौस साहब, बात सिर्फ वकालतनामे की नहीं है। मैं इसकी एक कॉपी लेकर आया हूं। 1 मिनट जरा रुकिए। ये है वो वकालतनामा, आप जरा इसे देख लीजिए। हो सकता है शायद नकली भी हो। ये आपके दस्तखत हैं या... हटो जरा। फिरदौस साहब, अब आपके लिए चाय नहीं लाए हैं। पीनी मुझे कोई चाय भाई। तुम मेरे साथ चलो। सुना नहीं क्या? तुम्हारे कान पहरे हो गए हैं या तुम्हारे पैर टूट गए हैं? मैंने कहा मेरे साथ चलो। जी जी, अच्छा सर। फिरदौस साहब, फिरदौस साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं है।
ये क्या है? ये वकालतनामा है सर, क्या हुआ? क्या है ये? तुम क्या सुनना चाह रहे हो? इसमें क्या लिखना था और तुमने क्या लिख दिया है इसमें? वही वकालतनामा है जो आपने मुझसे बनवाया था। मैंने तुम्हें यह बनाने के लिए कहा था, ऐसा वकालतनामा बनाने का कहा था कि मेरी सारी जायदाद और मार्केट बिक जाए। मैंने ये कहा था कि इसमें ये सब कुछ लिखो। सर आप 1 मिनट बैठे, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। क्या बताओगे? क्या समझाओगे? धोखेबाजी है ये, झूठ है, फ्रॉड है ये सब। क्या बताओगे मुझे? कैसा शोर है ये? आप इसी से पूछें। सुने, दिन दहाड़े खुली आंखों के सामने धोखेबाजी की जा रही है, जेबें काट रहे हैं, खड़े खड़े इंसान को बेच रहे हैं, उसके बाद टेबल पर बैठकर बातें करते हैं। लाओ दो मुझे जरा, देखें, गौर से पढ़ें और देखें इसमें क्या लिखा है। अच्छा फिरदौस साहब, इसमें गलती क्या है? इसमें गलती क्या है? ये देखें, पूछते हैं कि इसमें गलती क्या है। गलतियों से भरा पड़ा है ये, ऊपर से नीचे तक सब गलत है। सिर्फ एक बात मुझे बताओ, मैंने ये वकालतनामा लिखवाया था आपसे? हाजी साहब, इनके साहबजादे आए थे और अपने साथ सारे कागजात भी लाए थे। फिर मुझसे कहा कि एक मुकम्मल वकालतनामा बनाकर मुझे दे दो ताकि ये खुद आकर उस पर साइन कर दें। और जब वो मैंने तैयार कर लिया तो उस पर भी उन्होंने साइन कर दिया। हाजी साहब, आप भी यहीं थे, आप भी इस बात के गवाह हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बात कुछ और है। सुनो लड़के, मैं तुम्हारी तरह छोटा बच्चा नहीं हूं जो तुम्हारी गलती और बेगैरती को समझ ना सकूं। तुम्हारे जैसे 50 मेरे आगे और पीछे घूमते हैं। हर वक्त मैं अपने साथ एक तेज खंजर रखता हूं। तुम्हारे जैसे छोटे से चूजे अब मुझे उड़ना सिखाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने बेटे से कहा था कि अपने काम के लिए एक वकालतनामा बनवा ले ताकि मुझे अपने कारोबार में किसी किस्म की मुश्किल ना उठानी पड़े। ये देखें, लेकिन मुझे यह वकालतनामा दिया है जिससे मेरा सब कुछ खत्म। फिरदौस साहब, जी फरमाइए। आपको याद होगा कि मैंने आपको कितनी बार ये कहा था कि वकालतनामा पढ़ ले, जबकि इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और मैंने आपके बेटे को ये कहा भी था कि वकालतनामा आखिरी लाइन तक पढ़े। और मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि आपके बेटे ने वकालतनामा आखिरी लाइन तक आपको पढ़ के सुनाया था। आपको याद है या नहीं? मेरा उस दिन दिमाग काम नहीं कर रहा था। बल्कि मैंने सुना ही नहीं कि उसने क्या पढ़ा। जबकि आपके बेटे ने पढ़ा था शुरू से आखिर तक। मैंने आप पर और अपने बेटे पर पूरा पूरा भरोसा किया था। सुनो, अब मेरी गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं है। सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठो। सोच रहा हूँ सर, आपको डॉक्टर के पास लेकर मैंने कहा ड्राइविंग सीट पर बैठो। जी सर। सोच रहा है, समझता है मुझे बेवकूफ बना लेगा वो। एक फूटी कोड़ी भी उसे नहीं दूंगा। तुझे मार्केट चाहिए थी, ठीक है, मार्केट तुझे दे देता। अब ये वक्त तुझे बताएगा।
जब मैं तुझे धक्के मार कर घर से निकालूंगा तब तुझे पता चलेगा बुरा वक्त कैसा होता है, खून पसीने की कमाई क्या होती है। आग लगा दूंगा तुझे साबिर, जला दूंगा तुझे जैसे तूने मेरा दिल जलाया है। मेरा बेटा था, मेरे दिल का टुकड़ा था, सीने से लगाकर पाला है। लानत हो ऐसे मनहूस बेटे पर, दफन कर दूंगा। सर मैं तो कहता हूँ पहले अस्पताल नहीं चलते हैं। नहीं जाना, पहले घर चलेंगे। लेकिन तबीयत खराब है। मेरी तबीयत तुम्हारी तबीयत से बहुत बेहतर है। अगर ऐसे बेटे को मैं अपने हाथ से जला दूं तो मेरी तबीयत बहाल हो जाएगी। मैं आज ही सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, सब कुछ। मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं सोचा था, तभी आज सब कुछ हुआ है। धोखेबाज, फ्रॉडी, मतलबी इंसान मुझसे धोखेबाजी करना चाहता है, हाँ? वो भी अपने बाप के साथ जिसने तुम्हें नेमतों में पाला है। मैंने तुम जैसे पता नहीं कितने बेच दिए हैं साबिर। सारी जिंदगी मैंने तुम जैसे मक्कारों के साथ गुजारी है, सारी जिंदगी। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें साबिर, तुम्हारी इज्जत विज्जत सब उतार दूंगा। सुनो, कल के दिन मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। सर मुझे बिल्कुल भी अब कुछ अगर तुमने मुझे किसी चीज का मना किया तो तुम्हारी जबान फौरन खींच लूंगा। मुझसे तुम्हारी शर्म और नखरेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मुझसे अब अपनी भी बर्दाश्त नहीं होती, फिर मैं किसी और की बर्दाश्त कैसे करूंगा, समझे? जिस दिन तुम्हारा बाप बॉर्डर से सीधा मेरे पास मार्केट आया और मेरे माथे से माथा मिलाया तो अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। और पास आओ, आओ, आओ मेरे पास। बहादुर मेरा शेर। आपका गुलाम हूँ बाबा जान। पास आओ, अपना सर मेरे सर से मिला दो। बाबा जान। अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दो। ए मेरी जान। उस दिन मैं समझ गया था ये मेरा बेटा है। मेरी सारी जिंदगी इसके लिए है। मैंने कहा है खुदा, तूने मुझे हर चीज से नवाजा हुआ है, उस पर मुझे ऐसा बेटा अता किया है, मैं कभी तुझसे कुछ और नहीं मांगूंगा। लेकिन क्या हुआ, वो भी मेरे साथ नहीं रहा। ये सारी दौलत तुम्हारे बाप की है, मतलब कि तुम्हारा है। बता चुका था आधा आधा करूंगा, लेकिन वो तो इसके भी काबिल नहीं है। जब मैंने उसे थोड़ा सा इख्तियार दिया तो उसने मुझे बेवकूफी बनाना शुरू कर दिया। तुझे बर्बाद कर दूंगा साबिर, बर्बाद कर दूंगा। सुनो, तुम क्या बारात लेकर जा रहे हो? वो चीज जो तुम्हारे पांव के नीचे है वो दबाने के लिए है, वो एक्सीलेटर दबाने के लिए है। उसे दबाओ ताकि जल्दी पहुंचे। जी अच्छा अच्छा। अनीस बाजी, ये सूप मैंने आपके लिए बनाया है। इस नर्स का रोज कोई ना कोई बीमार हो जाता है। कभी अपने घर की छत डलवा रही होती है, कभी उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। रोज कोई ना कोई बहाना बना देती है। ताज़ा लीमू इसमें निचोड़ा है। क्या हुआ? आप क्या चाहती हैं मैं क्या करूं? हाँ, मैं जानती हूँ। अगर आप ठीक होती तो 1 मिनट के लिए इस घर में ना रहती। लेकिन अनीस बाजी, मैं आपसे बहुत मुख्तलिफ हूँ, बहुत ज़्यादा। आप मालिकन की तरह रहती हैं और मैं नौकरानी की तरह। और मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तो कोई भी नहीं है।
अनीस बाजी, मैं 43 साल की हो चुकी हूँ। अब मैं कहाँ जा सकती हूँ? खुदा का शुक्र है कि 2 वक्त का खाना मिल जाता है। अब अगर मैं यहाँ से निकली तो बिल्कुल ही बेआसरा हो जाऊंगी। अनीस बाजी, अब मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं जा सकती। अनीस बाजी, मैं अभी वापस आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? पता नहीं, अभी तक नहीं आए। उसे फोन करके कहो वो जहां भी है अब वहीं रहे। और अगर वो मेरे घर में आया तो उसके दोनों पांव काट दूंगा। अब उसे कोई हक नहीं है कि वो मेरे घर में एक कदम भी रखे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, तुम सोफे पर बैठो, मैं भी आ रहा हूं। आप होकर आ जाए, मैं बाहर खड़ा हूं। मैंने तुमसे कहा कि वहां जाकर सोफे पर बैठो। अब ये घर तुम्हारा है, तुम्हारी मिल्कियत है, समझे? जी सर। तुम अपने बाबा को फोन करो। अच्छा दादा जान। अनीस बाजी, अनीस बाजी, आपने सुना? आपने सुन लिया ना वो क्या कह रहे थे? अनीस बाजी, अब फिर से फिरदौस साहब ही हर चीज़ के मालिक हैं। फिरदौस साहब खुद मालिक हैं हर चीज़ के। जलील, बर्बाद कर दूंगा तुझे। अनीस बाजी, साबिर साहब भी आ गए हैं। अनीस बाजी, इसको तो मैं खुद धक्के देकर बाहर निकालूंगी। बाबा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग घर पर हो? अस्सलाम वालेकुम। सुनो, तुम मुझे मेरी औलाद ही नहीं लगती। मुझे तो छोड़ो। यूं लगता है मेरी बीवी तुम्हें कहीं से उठा कर ले आई थी। उसने कभी सोचा भी ना होगा कि तुम
अपने बाप के साथ दगाबाजी करोगे। मैंने सुना था कि बगैरत औलाद बाप का जनाजा उठने से पहले ही विरासत की तकसीम में लग जाती है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं अभी मरा नहीं हूं। क्या समझा था तुमने कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मेरे हाथ पैरों में ताकत नहीं रही? तुम्हें लगता है कि तुम इतने ताकतवर हो गए हो कि मेरे सामने खड़े होकर मेरा मुकाबला करोगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी गैरत मर चुकी है। अच्छे कपड़े पहनने से इंसान अच्छा नहीं बन जाता। बड़ा इंसान वो होता है जिसका ईमान और जमीर आखिर वक्त तक सलामत हो। तुम्हारा जमीर मर चुका है और तुम अपने जमीर के साथ मेरे लिए मर चुके हो। मेरे कागजात कहां हैं? मेरे कागजात कहां हैं? बताओगे या तो मैं मार मार कर जिंदा दफन कर दूं? मेरे घर में शोर मचाने की जरूरत नहीं है फिरदौस साहब। ये यहां क्या कर रही है? मैं तो अपने ही घर में हूं फिरदौस साहब। इस गंदगी को अपने साथ लेकर यहां से दफा हो जाओ। शायद आपको ठीक से सुनाई नहीं देता फिरदौस। ये मेरा घर है। अगर कोई गैर है तो वो आप हैं। चाहे तो अपने बेटे से पूछ सकते हैं। मुझे नहीं मालूम आप इसे क्या कहेंगे। सेल्स डीड, कागजात, खरीदने की रसीद, इसको आप जो भी नाम दें, ये मेरी मलकियत है। आपके बेटे ने ये मेरे नाम कर दी। अब मैं इस घर की मालिक हूं। चाहे तो इसे देख सकते हैं। इसके फरेब में आकर तूने ये किया है कमबख्त। तू नहीं जानता कि तूने क्या कर दिया है। इसने खुद को आपसे निजात दिलवा ली है। खुद को आपके साए से भी दूर कर लिया है। अपना हक लिया है। अपनी मेहनत का सिला उसने ले लिया है। अब इसे सब मुसीबतों से आजादी मिल गई है। उसे सुकून मिल गया है कि हर रोज कोई वारिस और दावेदार अब नहीं आएगा। आप इसे देखना नहीं चाहेंगे? ये वो काम था जो साबिर को बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था फिरदौस साहब। हाँ, ये सब कुछ नहीं है। मैं चाहती हूं कि आप जान लें कि जितने भी कागजात आपके घर में मौजूद थे, अब वो सब साबिर के नाम पर हैं, कानूनी तौर पर। सब कुछ फिरदौस साहब। वो कार भी जो इस वक्त आपके पास है। अभी भी अगर आप चाहें तो शोर शराबा करें और जोर जोर से चीखें, लेकिन इसके बदले एक फोन करूंगी पुलिस को। फिरदौस साहब, आपके पास अभी जिंदगी में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सिवाय आपके कपड़ों के। साबिर के वालिद हैं, और क्योंकि साबिर के वालिद हैं, इसलिए मैं आपको इस घर के किसी भी कोने में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे सकती हूं, लेकिन चुपचाप, बगैर शोर मचाए। किसी काम में बोलने की इजाजत नहीं होगी। मुझे और मेरे शौहर को शोर शराबा या मुसीबत बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से इतने समझदार हैं कि आप हकीकत को मान सकते हैं। अच्छा फिरदौस साहब,
आप अभी फैसला करेंगे या फिर बाद में? तुमने हर चीज मेरी धोखे से हासिल की है। यह साजिश कब से तुम्हारे दिमाग में पल रही थी? दौलतमंद होने का पहला असर तुम पर यह हुआ है, तुम्हारी आंखों से हया और शराफत चली गई। तुम यहां आओ बेटा। जी सर। इस तस्वीर को उठा लो। किसी वक्त में मेरा एक उस्ताद हुआ करता था, उसका नाम हाशिम था। मुझे नहीं मालूम कि उसे क्या हुआ था। सुबह सवेरे से सूरज गुरूब होने तक चारपाई पर बैठा हुआ हिल भी नहीं सकता था। यानी कि आग आग को सुलगाने के काम आती है और फिर उस आग में से धुआं उठता है। आखिरकार जब मगरिब हुई तो एक लंबी सांस ली और अपनी चारपाई पर खड़ा हो गया। फिर मुझे आवाज दी, कहा अशमत। मैंने कहा जी उस्ताद। कहा यहां आओ। मैं आ गया। कहने लगा जानते हो क्या बात है? मैंने कहा नहीं उस्ताद। कहने लगा जिस दिन मेरी मैयत दफन की जाएगी वो लोग जिन्होंने मुझे ज्यादा तकलीफ दी है वही बहुत ज्यादा रोएंगे। वो लोग जो मुझसे मिलना नहीं चाहते थे वो भी मेरे जनाजे में शिरकत के लिए आएंगे। जिनसे कभी हाथ भी नहीं मिलाया वही मेरा जनाजा उठाए सबसे आगे होंगे। जो लोग मुझे सलाम भी करना नहीं चाहते थे वही रोते हुए खुदा हाफिज कहेंगे। अजीब दिन होगा वो भी।
लेकिन ये कि एक मसला है इसमें। मैंने कहा कैसा मसला? कहने लगे अफसोस। अफसोस के उस वक्त देखने के लिए मैं वहां नहीं होऊंगा। लेकिन मैं होऊंगा भी और देखूंगा भी। यानी उस वक्त तुम्हारी बेगैरती देख सकूं, समझे? और सारी दुनिया देखेगी। आ जाओ बेटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साबिर साहब ने यहाँ आने के लिए कहा। तो क्या अब तुम साबिर साहब की बात सुनोगे? आज के बाद से सुनूंगा। तुम इतने छोटे होने के बावजूद अचानक कैसे समझ गए कि यहाँ क्या हो रहा है? आपने हमेशा मुझे एक छोटा इंसान ही समझा। आप मुझे आधा इंसान समझते हैं। आप ये समझते हैं कि मैं मुफ्तखोर हूँ। इसी वजह से आप कभी मुझे समझ ही नहीं सके। अगर मेरा कद छोटा है तो क्या बुरी बात है इसमें? अगर मैं कुछ करने की दिल में ठान लूँ तो वहाँ तूफान खड़ा कर सकता हूँ। आपके लॉकर की चाबियाँ मैंने ही साबिर साहब को दी थी, उन बातों के बदले जो आपने मुझे हमेशा सुनाई। रुकिए जनाब, माफ कीजिएगा, ये अब मेरे पास है। कहें तो दरवाजा खोल दूं? अच्छा, तो अब ये तुम खोलोगे? मैं आपका नौकर हूं जनाब। दरवाजा खोलो। ताजा भुट्टा, गर्मा गर्म भुट्टा, आ जाओ भाई, खा लो, आ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ, गरम गरम भुट्टा, आ जाओ भाई, आ जाओ। टाइम क्या हुआ है? 8:30 बज रहे हैं। मेरे ख्याल से काफी देर तक पैदल चले हैं। तकरीबन 4 घंटे से भी ज्यादा। भुट्टे वाला, आ जाओ भाई, भुट्टे ले लो, गर्मा गर्म भुट्टे ले लो, खत्म होने वाले हैं, आ जाओ। भुट्टे वाला, आ जाओ भाई, गर्मा गर्म भुट्टे, आ जाओ, ले जाओ, खत्म होने वाले हैं। भुट्टे
वाला आ जाओ भाई आ जाओ, गर्मा गर्म ये गरम गरम। मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूं। पुराने लोग इतना जल्दी नहीं थकते। सुनो, ठंडा पानी थकावट उतार देता है। चलो आकर तुम भी अपना मुंह हाथ धो लो। यहाँ मैं ठीक हूँ सर। मैंने कब कहा कि खराब हो? यहाँ आकर मैंने कहा थोड़ा सा पानी हाथ मुंह पे लगा लो। जी अच्छा सर। अरे आपके जूते ले गए सर, रुक जाओ। अरे आ जाओ वापस, जाने दो उसे। वो आपके जूते ले गए। हाँ उसको जाने दो। भुट्टे वाला आ जाओ भाई आ जाओ, ले जाओ जल्दी जल्दी ले जाओ, खत्म होने वाला है भुट्टे वाला। चलो मोजे तो छोड़ गए मेरे लिए। सर आपके पाँव का नंबर क्या है? मेरे ख्याल में 9 नंबर है। अच्छा ठीक है। अब ये लें, आप मेरे जूते पहन लें। अच्छा तो फिर तुम क्या पहनोगे? मुझे छोड़ें सर, मैं ऐसे ही नंगे पाँव ठीक हूं। अच्छा तो मैं नंगे पाँव नहीं चल सकता क्या? सुनो, मैं नंगे पैरों से चल सकता हूं। अल्लाह का शुक्र है, तुम्हें जरूरत नहीं है। जब मैंने पहली बार अच्छे और कीमती जूते पहने थे, वो मेरे बाबा के जूते थे। उसके ऊपर एक रिबन लगी हुई थी। मैं उन्हें पहनना चाहता था लेकिन वो नहीं आए। मैं घर में बड़ा हो गया था। उस वक्त सिर्फ 11 साल का था। मेरी वालिदा मेरे वालिद के जूते लेकर आई और कहा कि ये पहन लो। वो जूता मेरे पाँव के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन मेरी माँ ने उसमें बहुत सारे अखबार पढ़ दिए ताकि वो मेरे पैर में आ जाए। भुट्टे वाला भाई आ जाओ ले जाओ। उन दिनों मैं भी भुट्टे बेचा करता था। एक बोरी भरकर भुट्टे अमीन सुल्तान से लेकर आया करता था। शाह अब्दुल अजीम के बराबर वाले बस स्टॉप पर वहां मैं आग जलाकर उसमें सारे भुट्टे भून लिया करता था। सुर्खा भड़कती हुई। मजार पर आने वाले ज़ायरीन मुझे पहचानते थे। उनमें से कुछ लोग पहले ज़ियारत के लिए जाते थे, बाद में खाने पीने के लिए बाजार आ जाते, और आखिर में हशमत फिरदौस के गर्मा गर्म भुट्टे। जब मेरे जूते देखते तो सोचते कि मेरे पैर बहुत बड़े हैं। मैं भी। बस मत पूछो, जैसे आइडियल खान हूं, जैसे किसी बादशाह का नुमाइंदा हूं। जैसे इंचार्ज हूं भुट्टे बेचने वालों का, शाह अब्दुल अजीज बसों के अड्डे का। बहुत मजा आता था।
गर्मा गर्म भुट्टे वाला, गर्मा गर्म दूधिया भुट्टे हैं ये, मीठे मीठे भुट्टे, आ जाओ खा लो इन्हें। जिंदाबाद हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मगरिब से पहले एक बोरी भुट्टे बेच चुका होता था। अपना सारा सामान कंधों पर उठाता और चल पड़ता घर के लिए जो 10 किलोमीटर दूर था। और मैं घर जल्दी पहुंचने के लिए इतना तेज चला करता था कि मेरी जेब में रखी हुई रेज़गारी छन छन बोला करती थी। क्या आवाज थी, नहीं बता सकता कि क्या आवाज थी। मुझे वो आवाज हर आवाज से अच्छी लगती थी। 4 माह में सिर्फ एक मर्तबा अपनी पसंद की चीज खरीदा करता था। बाकी महीनों में सारे पैसे निकालकर अपनी जेब से अपने बाबा के सामने रख दिया करता था। पैसों का ढेर लगा दिया करता था उनके सामने। फिर मैं उनके फालिज वाले बदन पर तेल की मालिश किया करता था। वो मुझे दुआएं देते, वाह बेटा तुम खुश रहो सारी उम्र। मेरे बाबा बताते थे कि उनके वालिद को जवानी में फालिज हो गया था। वो हर रोज अपने घर से उन्हें कमर पर डालकर इलाज के लिए देहात ले जाते और फिर वहां से वापस लेकर आते। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपने बाबा को अपनी कमर पर उठा सकता। अगर उठा सकता तो जरूर उठाता। जब मैं उनकी मालिश करता तो वो कहते, तुम एक दिन बहुत कामयाब हो जाओगे। उनके साथ हमने ऐसा सलूक किया, हम आज भी कामयाब हैं। और आज मेरी औलाद ने मेरे साथ ये किया। एक साल बाद मैंने फ्रूट लगाना शुरू कर दिया था। एक बरनी जिसमें मेरी वालदा अचार रखती थी और एक इतनी बड़ी थाल के साथ। एक लालटेन जो मैंने अफर चिराग से किराए में ली थी, 6 रुपए में। थाल में सामने 10-10 की तय लगाई, उसके पीछे 20-20 की तय लगाई और दरमियान में 40 की तय ऐसे लगाई जैसे पहाड़ बन गया। लालटेन बहुत अच्छी थी, रोशनी डाल रही थी उस पर ऐसे कि फ्रूट पानी में चमक रहे थे जैसे चांद चमक रहा हो। मैं अपने सामान को बाहरिस्तान ले गया था, कैफे लोकांता के पास। मेरे ग्राहक शाम के वक्त औरतें, मर्द और बच्चे हुआ करते थे। रात में रात को निकलने वाले लोग, रात के आखिरी पहर में शब बेदार लोग। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई मेरे सामने से गुजरे और मेरा फ्रूट ना खाए। ऐसा होता ही नहीं था। जबरदस्त है फ्रूट मेरा, माल हलाल। सिर्फ 4 रुपए में दूंगा मैं बहुत सारा माल, आपका फ्रूट वाला। फिर उसी साल मेरे बाबा इंतकाल कर गए। बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, मैं अपनी नई जिंदगी इन्हीं नंगे पांव से शुरू करूंगा। दोबारा से नई जिंदगी इसलिए शुरू नहीं करूंगा कि मुझे ऑफिस, सेक्रेटरी, लड़के, कंप्यूटर की जरूरत होगी। ये सब काम नहीं आएंगे। एक मुट्ठी गैरत की जरूरत होती है। अगर वो हमारे पास हो तो हमारा काम चल जाएगा।
क्या चाहिए? कोई चीज चाहिए क्या? हैरत है। अच्छा बताएं क्या चाहिए? मुझे समझ में नहीं आता, जब भुट्टे खाने को दिल चाहता है तो पैसे क्यों नहीं होते? मैं आपके लिए लेकर आता हूं। अच्छा सुनो बेटा, एक भुट्टे को अच्छी तरह भुनवा लेना। जी अच्छा दादाजान। सुनो, क्या कहा तुमने अभी मुझे? मैंने कहा जी अच्छा दादाजान। मेरी भूख और बढ़ गई है। सुनो, 2 लेकर आना। ठीक है दादाजान, 2 ले आता हूं। जिंदाबाद। मुझे अच्छा लगा, तुम अच्छे सौदागर हो। एक चीज छीनते हो और दूसरी दे देते हो। मैं इस पर राजी हूं। ये मत समझना कि मैं नहीं हूं। अब तो मैं वाकई राजी हूं।